तो हम लोगों ने बोला भाई कि आप लोगों के पास में फाई जो है, ऐसा बोला गया कि अगर हम लोग क्या करें, देख, फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल, ठीक है, दीज टू सिचुएशंस आर डिस्क्राइब्ड सेपरेटली, आगे तो अपने को पढ़ना ही है। हाउएवर इन बोथ केसेस जो खास बात है वो क्या है बेटा, कि फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल था, ये बात आप लोगों को खास यहाँ पर बेटा याद होनी चाहिए। तो फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमारे लिए सबसे मेजर जो बात है ना बेटा वो है। और क्योंकि आपका फाई बी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है, तो अगर तू चेंज इन फ्लक्स निकालेगा तो बेटा चेंज इन करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि आपका डी फाई बाई डी टी जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी आई बाय डी टी। और बेटा यहाँ पर जो हम लोग अब क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज योर इंडक्टर। इसीलिए यहाँ पर हम इंडक्टेंस, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक एल लगा देते हैं। उस एल का क्या मतलब है बेटा, इंडक्टेंस है, वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस बेटा डी फाई बाई डी टी को हम लोग माइनस ई के बराबर भी लिख सकते हैं, और फिर उससे हमारे पास में क्या आ जाता है, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में सोचा हो तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट जो है वो निकल के आता है, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ऐसी कोई दर्द वाली बात नहीं है। एल के बारे में जो अपने को चर्चा करनी है बेटा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मान ले एन टर्न्स दे दिए तेरे को, तो एन फाई जो है वो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई से। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है उसके बारे में। और ये वाली बात हम लोगों को समझनी है कि जो इंडक्टेंस है बेटा, जो क्या है आपके पास में इंडक्टेंस है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कितना करंट बह रहा था, कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये डिपेंड करेगा बेटा ज्योमेट्री पर और इंट्रिंसिक उसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो L does not depend on phi, L does not depend on I, it only depends on the intrinsic properties जो मटेरियल की है, और दूसरा उसकी ज्योमेट्री जो है बेटा उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है। ये वाली बात बहुत लोगों को पता नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है। तो L जो है उसके लिए क्या लिख लिया मैंने, डिपेंड्स ओनली ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड, जल्दी से बोल, एंड क्या बोला था बेटा, ज्योमेट्रिकल या फिर ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। समझ गए, ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को करनी होती है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल कैपेसिटर के जैसा ही है, जैसे अपन लोग सी नहीं लिखते थे बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई जो आपका कैपेसिटेंस है वो एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की भी बात कर लिया अपन लोगों ने, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है असली में आपके मटेरियल की, राइट। ठीक है ना, जो मीडियम है वो। अब देखो, इंडक्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डायमेंशंस होते हैं ml2 t minus 2 a minus 2। ये डायमेंशंस इसके याद रखना बेटा, कई बार यूज किए जा चुके हैं, ml2 t minus 2 a minus 2। ठीक है, चलिए भाई, अब इंडक्टेंस के अंदर ही इसका एक बहुत जोरदार पार्ट आया, जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, इंडक्टेंस का ये एक बहुत जोरदार पार्ट था, उसका क्या नाम था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसमें बेटा एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल के साथ में जो फ्लक्स लिंकेज है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी होती है। और इसके लिए हम लोग एक फिगर जो है ना बेटा उसको हर बार देख रहे होंगे, ये वाला फिगर है, ये आप लोगों के लिए बेटा S1 है, और ये बाहर वाली जो आप लोग कॉइल्स देख रहे हैं ये क्या है बेटा, S2 कॉइल्स हैं। S1 का रेडियस आपको R1 दिया हुआ है, S2 का रेडियस आप लोगों को R2 दिया हुआ है, और बेटा जो लेंथ आपको कंसिडर करनी है वो क्या है, L के बराबर दे रखी है। ठीक है, S1 के अंदर बेटा N1 टर्न्स हैं और S2 के अंदर आपके N2 टर्न्स हैं, तो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को गिवन है। और बेसिकली ये जो आपके दो आप लोगों को ये जो कॉइल दे रखी है, दे विल बिहेव लाइक सोलेनॉइड्स। किसकी तरह बिहेव करती हैं बेटा, सोलेनॉइड्स की तरह बिहेव करती हैं, जिनके अंदर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। समझ गए, तो दीज टू आर बिहेविंग लाइक सोलेनॉइड्स। और बेटा मजे की बात क्या है कि दे हैव द सेम एक्सिस, तो हम इन वाली कॉइल्स को क्या बोल सकते हैं बेटा, कोएक्सियल। सोचो, एक्सिस दोनों की यही है ना, ये जो जा रही है आर को टच करती हुई है, तो दीज आर बोथ कोएक्सियल बच्चों, दीज आर बोथ कोएक्सियल, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो डायग्राम तो आपको दिखा दिया, आइए जरा देखते हैं। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है, ईच ऑफ लेंथ L, रेडियस बता दिया भाई, S1 का R1 R2, S2 का और R2, S2 का R2 हो गया, S1 का R1 हो गया।
ठीक है, N1 N2 क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब मान ले I2 इज सेटअप थ्रू S2, जो I2 करंट सेटअप हो रहा है S1 के अंदर, वो किसके थ्रू सेटअप हुआ बेटा, S2 में। व्हेन अ करंट I2 इज सेटअप थ्रू S2, समझ गए? समझ गए ना भाई। I2 को अपन ने, अच्छा I2 उसके कारण नहीं हुआ, सुन ले। I2 जो आप लोगों का करंट है वो अपन ने S2 के अंदर बहाना शुरू किया है, राइट। I2 जो हमारा करंट है वो हमने किसके अंदर बहाना शुरू किया बेटा, S2 के अंदर जो है उतना करंट बहाना शुरू किया है जिसका रेडियस जो है बेटा वो ज्यादा है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये जो I2 अपन लोग बहा रहे होंगे, इस I2 के बहने के कारण जो S2 के अंदर बह रहा है ना बेटा, इसके कारण एक फ्लक्स का चेंज आएगा किसके अंदर बेटा, S1 के अंदर। तो बेसिकली एक फ्लक्स जो है वो डेवलप हो गया, किसके थ्रू, S1 के थ्रू। इसको अपन लोगों ने phi1 बोल दिया, तो S1 का जो भी कुछ होगा उसको अपन लोग 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके कारण बेटा जो फ्लक्स लिंकेज आएगा सोलेनॉइड के अंदर, जो फ्लक्स लिंकेज आएगा किसमें, सोलेनॉइड के अंदर, वो क्या आ जाएगा बेटा, N phi प्रोपोर्शनल टू I था ना, तो इसको अपन लोगों ने अब की बार बोल दिया, तो बेटा N phi इज इक्वल टू M इंटू I। क्या बोल दिया बेटा, M इंटू आई। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस था या इंडक्टेंस था। अब क्योंकि बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, दो आपकी कॉइल्स के लिंकेज की बात हो रही है, तो हम लोगों ने L का नाम जो है वो क्या रख दिया बेटा, M रख दिया। एंड दिस M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। M क्या है बेटा यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको हमने बोला M12 I2, समझ गए भाई। जो I2 आप लोगों का करंट किसमें बहाता है, S2 में, वो वाला यहाँ पर क्या आ गया बेटा, करंट आ गया ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2। ये वो बेटा इंडक्टेंस, मतलब कि ये वो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेटअप हुआ है जो किसके कारण था, S2 में बहने वाले I2 करंट के कारण था। ये बात आपको यहाँ से पता लगी। इस M को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बेटे जो N1 phi1 लिखा है, इसके अंदर हम लोग सारी की सारी जो वैल्यू है ना, अब उसको हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज बता, अगर मैं यहाँ पर किस किस की वैल्यू अपन को पुट करनी है, अपन तो ये देख लेते हैं, है ना भाई। N की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, N की जो वैल्यू है वो मेरे पास में क्या होती है, जल्दी बोल भाई। N की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मान ले N जो है छोटा n, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बेटा कैपिटल N की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, NL हो जाएगी। ये तो एकदम 100% बात है। इसी तरह से बेटा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के कारण, वो क्या होती है, म्यू नॉट NI। और इस N को ही अब की बार हम लोग काम में ले लेंगे, ठीक है बेटा, यही तो करना है भाई। इस M की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे, मतलब सॉरी, इसके अंदर हम लोग किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, N और phi की, तो एरिया भी हम लोग लिख सकते हैं भाई। इस N1 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, NL, और phi होता है बेटा B डॉट D है या फिर B डॉट A। तो B की वैल्यू तो आ गई मेरे पास में कितनी बेटा, म्यू नॉट NI। और जब एरिया में इसका लिखूंगा तो एरिया कितना लिख दूंगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर। एरिया कितना लिख दूंगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज जो है भाई, ये आप लोगों को पुट करनी है, ये बात आप लोग समझ लो। तो हमने जैसे ही बेटा N phi के अंदर इन वाली वैल्यूज को पुट किया, तो देख हमारे पास में क्या आ गया, N1L, ठीक है। ये तो क्या हो गया, कैपिटल N। इसके बाद में phi हो गया B डॉट D है। B की वैल्यू बेटा म्यू नॉट N2 I2, क्योंकि दूसरे से लिंक है, तो म्यू नॉट N2 I2, समझ गया ना, म्यू नॉट N2 I2 कैसे आया, ये म्यू नॉट N2 I2, N2 किसके लिए, सेकंड के लिए था ना, दूसरे सोलेनॉइड के लिए तो लिख रहे हैं। तो म्यू नॉट N2 I2, ये हमारे पास में वैल्यू बेटा यहां से निकल के आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से पाई R1 स्क्वायर, क्या चीज बेटा, पाई R1 स्क्वायर निकालना किसके अक्रॉस है, छोटे वाले के अक्रॉस, तो इसीलिए बेटा एरिया किसका लिया है, छोटा वाला। एरिया किसका लिया है, छोटा वाला। नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए हैं, छोटे वाले के। दोनों की दोनों चीजें छोटे वाले की ली गई हैं, ठीक है। और बेटा जो फ्लक्स लिंकेज आई है वो किसके थ्रू आई है, बड़े वाले के थ्रू। इसीलिए बेटा ये किसके लिए लिखा गया है बेटा, ये आपके बड़े वाले के थ्रू लिखा गया है। मैं यहाँ पे बड़ा वाला लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा। जब आप बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर LI2। ये एक्सप्रेशन आप लोगों का बन के आता है, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, N1 phi1। ये मैंने N1 phi1 लिखा है, अभी M12 I2 नहीं लिखा,
इस M12 I2 की वैल्यू असली में यही तो है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I2। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम लोग बेटा काम में लेने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मैंने बता दिया भाई N1L इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, दस फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस अपने पास में क्या आ गया, M की वैल्यू I जो है बेटा वो कैंसिल हो गया। ध्यान दो भाई आपके पास में क्या था, इसमें I2 था, इसके अंदर भी I2 था, I2 एंड I2 विल कैंसिल आउट। जैसे ही आपके I2 कैंसिल आउट हुए अपना काम हो गया। अपना कैसे काम हो गया, यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, और वो वैल्यू क्या आ गई, बोल म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो इस वैल्यू को बेटा सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में बेटा ये वाली चीज पूछी गई है कि आप लोग M की जो वैल्यू है वो डिराइव करो। ठीक है, या फिर व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका आंसर अभी अभी मैंने आपको दिया है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हाउ कैन इट बी डिराइव्ड। ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों ने बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है उसको निकाली है बहुत जोरदार तरीके से। M की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ये वाली बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय L। ये आपके पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है बेटा वो आपको नजर हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर भी बेटा एज इफेक्ट्स अगर अपन लोग इग्नोर कर दें, जो अपन ने देखे थे मैग्नेटिज्म में, अगर हम लोग एज इफेक्ट्स को इग्नोर कर दें और ऐसा मान लें कि इसके अंदर म्यू नॉट N2, कौन कौन सी टर्म बेटा, म्यू नॉट N2 और I2 जो हम लोगों ने लिखा है वो बेटा यूनिफॉर्म है। वो सब कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। जो पहले आ रहा था ना I2 अपना, उस वाली टर्म को मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूं। तो म्यू नॉट N2 I2 टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ और विड्थ ऑफ द सोलेनॉइड S2, ये सब मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये इग्नोर करना है, समझ गए ना। ये चीजें अगर इग्नोर नहीं करोगे तो बेटा काम नहीं चलेगा। तो ये निकालते निकालते व्हाट डू वी नेग्लेक्टेड, वी नेग्लेक्टेड द एज इफेक्ट्स एंड कंसीडर्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N2 I2 टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सोलेनॉइड S2। तो हमने क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसा माना है बेटा, यूनिफॉर्म माना है, जो हम मानते भी हैं बेटा सोलेनॉइड में। हमें उसकी चिंता ज्यादा नहीं करनी है कि ऐसे कैसे मान लिया, वो मानोगे तब आप लोग इस चीज पर पहुंचोगे, नहीं तो इस चीज पर आप लोग नहीं पहुंच पाओगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है भाई, तो अब ने ऐसा माना कि सबसे पहले तो एज इफेक्ट्स जो है बेटा वो नहीं है। एज इफेक्ट्स नहीं होने के साथ साथ जो बेटा आपके सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। कौन से सोलेनॉइड की, S2 की। ठीक है, S2 की जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दे रखी है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी है बेटा, कांस्टेंट। ये हम लोगों का इनिशियली अजम्पशन लिया जाता है और उसी से सारी चीजें असली में निकाली जाती है। ठीक है, साथ ही बेटा हम लोगों ने ये चीज भी देखी कि सोलेनॉइड जो है वो अगर अपन लोग L को बहुत बड़ा कर देंगे R2 से तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो जाएगा। तो ये तो अजम्पशन माना ही हुआ है। अगर मैं म्यू नॉट Ni का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सोलेनॉइड के केस में, एक आइडियल सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब बेटा रिवर्स केस लिया। रिवर्स केस के अंदर क्या किया हम लोगों ने, S1 के अंदर करंट दौड़ाया। S1 के अंदर करंट दौड़ाया जिससे फ्लक्स लिंकेज के कारण हम लोगों को जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दोबारा से मिली। ठीक है, तो रिवर्स केस देखा तो करंट I1 दौड़ाया किसमें, S1 में से, और फ्लक्स लिंकेज किसमें आई अब की बार, S2 के अंदर। तो हमने जैसे ही इसको देखा तो क्या लिखा, अब N2 लिखा। पहले मैं लिख रहा था N1 अब क्या लिख रहा हूं, N2 और उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, M21 इसमें M21 वापस से वही है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब की बार 2 का लिख रहा हूं 1 के रिस्पेक्ट में, पहले लिखा था 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। समझ गए। अब वापस से बेटा N2 और Phi2 की जो वैल्यू है वही आप लोगों को पुट करनी है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, N तो वही होता है, तो N2 की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, N इंटू L। ये भी अपने को पता है भाई। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, N2 इंटू L। Phi हो जाएगा बेटा B डॉट D है। अब की बार बेटा जब आप लोग B की वैल्यू लिखोगे तो B अंदर वाले के कारण है, तो म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट Ni जब करोगे। ठीक है, ये भी अपने को पता लग गया। और किसकी वैल्यू लिखनी है बेटा, एरिया की वैल्यू लिखनी है, तो पाई R1 का स्क्वायर। अंदर वाला ही लूंगा, बाहर वाला एरिया मत ले लेना। तो पाई टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर, जो आप लोग देख सकते हैं बेटा N2 Phi2 इज इक्वल टू, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रखा है। इसको मल्टीप्लाई करके फिर वापस से बेटा M12 के एक्सप्रेशन से जब बराबर करेंगे, फाई के एक्सप्रेशन के बराबर लिखेंगे, तो M21 की वैल्यू ये आएगी बेटा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L जो है वो यहाँ पर आया,
और अगर यहाँ पर देखते तो यहाँ भी क्या आया था, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l, मतलब दोनों ही बार अंदर वाले केस से ही रिलेटेड आंसर आया है, मतलब r1 के स्क्वायर से ही आंसर आया है, यहाँ भी r1 के स्क्वायर से आया और बाहर भी किससे आया बेटा, r1 के स्क्वायर से ही आंसर निकल के आया। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ m12 और बेटा m21 आपस में इक्वल होते हैं। तो अपने आप में बहुत जोरदार बात, ठीक है, अपने आप में बहुत जोरदार बात कि आपका m12 और n21 जो है वो आपस में इक्वल है। ये कोई न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह नहीं है, बट दे आर इक्वल, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो जब ये बात अपने को पता लगती है तब अपने को पता लगता है कि ये कैलकुलेशन यहाँ पर है, हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई m12 इज इक्वल टू m21। यहाँ पर जो बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि फिगर आउट हाउ m12 is equal to m21 in case of concentric axial coils। समझ गए, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक एक्सियल कॉइल्स। कॉन्सेंट्रिक एक्सियल कॉइल्स का यही मतलब है बेटा कि सेम एक्सिस के ऊपर दोनों की दोनों जो है वो मौजूद हैं, तो अपने को कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसा का वैसा डायग्राम है जो हम लोग बेटा यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है। ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन बेटा पहले भी पूछा जा चुका है, आशा करता हूँ दोबारा से आपको पूछा जाए, क्योंकि बेटा मैंने तो आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ में रेफरेंस लेते हुए ही चीजों को कराया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करें, ठीक है। टेकिंग एनसीईआरटी टू बी रेफरेंस, आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू द कंसेप्ट्स डायरेक्टली, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी। जहां जो जरूरत है प्रूफ बताने की, जहां जो जरूरत नहीं है बेटा उस वाले पार्ट को हम स्किप करके चल रहे हैं। जितना हमारे पास टाइम है उस वाले टाइम के अंदर हम लोग सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, है ना। ये कहानी हो गई बेटा, है ना, ये वाली चीज हम लोगों को पता लग गई, तो ये वाली बात बहुत जोरदार थी अपने आप में, और ये पार्ट हो गया, ठीक है। वी एक्सप्लेन द अबव एग्जांपल्स विद देयर, और यहाँ पर हमारे पास अगर हवा की जगह कोई दूसरा एग्जांपल, मतलब कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो इन दैट केस m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l, मतलब r1 स्क्वायर l, ये हमारे पास में वैल्यू जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मीडियम लेकर आ गए रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर वाला, ठीक है। क्या लेकर आ गए, वी हैव ब्रॉट अ मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज म्यू आर, प्लीज सी, ठीक है। अब ध्यान देना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स एंड सोलेनॉइड्स डिपेंड्स ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो देख, सेपरेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है आर, ठीक है, साथ साथ किसके ऊपर डिपेंडेंसी है यहाँ पे, कहाँ चला गया, सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, किस तरह से उनका ओरिएंटेशन है इस बात के ऊपर भी बेटा इनकी जो डिपेंडेंसी है वो आती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पेयर ऑफ कॉइल्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स और सोलेनॉइड्स, तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन पे। अभी कॉन्सेंट्रिक नहीं रखे होते तो अलग कहानी होती, अलग अलग रखे होते तो अलग कहानी होती, ठीक है। तो वही सेक्शन वहां पर ही चले गए, देख एक्सपेरिमेंट 6.3 इन सेक्शन 6.2, इन दैट एक्सपेरिमेंट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1 wherever there was any change in current through coil C2, जो उस समय मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो अगर बेटा phi आपका फ्लक्स है C1 से, तो when current in C2 is I2, बोल रहा है ना, let phi1 be the flux through the coil C1 when current in coil C2 is I2। जब C2 के अंदर करंट I2 जा रहा है तब बेटा फ्लक्स जो है C1 में उसको अपन लोग phi1 अगर मान लें, उसको अगर क्या मान लें बेटा हम लोग phi1 मान लें, तो हमने जो इक्वेशन लिखी है ना बेटा n phi, है ना, इज इक्वल टू m इंटू आई, ये वाली जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ये इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दो। तो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास में, n1 phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, किसके कारण है, सेकंड के कारण, जिसमें I2 करंट बह रहा था, तो बेटा mi2। और ये जो n1 phi1 लिखा हुआ है इसको और सामने दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा डिफरेंशिएट करके हमारे पास में जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में आता है d by dt of n1 phi1 by dt is equal to d by dt of mi2, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो बेटा n d phi by dt लिखा हुआ है, ये तो आपका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ही लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, E is equal to minus of d by dt of n1 phi1
समझ गए? इस वाली वैल्यू को बेटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे तो तेरे पास E की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, माइनस एम di2/dt, माइनस एम di2/dt आई है। इस चीज का खास ध्यान रखें, माइनस एम di2/dt, समझे? ये लिखा हुआ, ठीक है। इट शोज दैट वेरिंग करंट्स इन अ कॉइल कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ नेबरिंग कॉइल। Magnitude of the induced EMF depends upon the rate of change of current and mutual inductance of the two coils। बेटा ये बात यहाँ से पता लगती है कि आपके इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके करंट का चेंज जो है वो किस तरह का है, और बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोनों कॉइल्स का वो कैसा है। इस बात के ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड करने वाली है? ई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करने वाली है। भाई लिखा हुआ है ना di2/dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यही तो मतलब है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट। और बेटा एट द सेम टाइम अगर हम इस m की बात करें तो ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन दोनों ही क्वांटिटीज के ऊपर इसकी जो डिपेंडेंसी है वो आपको बता दी और अपना काम जो है वो हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए और अब बात करते हैं किसकी बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, जिसके बारे में हमने सबसे पहले देखा था कि भाई जो n फाई होता है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो हमें कोई तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज व्हाट? दैट कांस्टेंट इज योर Li, समझ गए? जिसको अपन ने वहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा था। अभी अभी मैं आपके सामने क्या लिख कर आ रहा हूं बेटा? माइनस एम डी आई टू बाई डी टी लिख कर आ रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देख, निकाला तो तूने E1 है, निकाला तो तूने क्या है? E1 है। M तो बेटा दोनों ही केस में सेम आया था, और करंट में जो चेंज है वो किसके कारण है? दूसरे के कारण। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट किस में बहा था? किसी और में। अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, जबरदस्ती कोई और वहां पे भाग रहा था। समझ पा रहे हो ना? तो ये सबसे जोरदार बात होती है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू माइनस एम डी आई टू बाई डी टी है, इट इज नॉट डी आई वन बाई डी टी। ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी पड़ती है। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर बेटा इतना नाटक जो है वो नहीं होता है, इसलिए हमें इस बारे में कोई दिक्कत आती भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने ये वाला पार्ट देख लिया। अभी मैंने बताई था कि फ्लक्स लिंक थ्रू अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स, एन फाई की वैल्यू जो है प्रोपोर्शनल टू आई है, तो एन फाई की वैल्यू क्या है बेटा? एल आई हो जाती है, जिसमें जो कॉन्स्टेंट जो है इसका नाम क्या दे दिया अपन ने? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। इसको आप लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। और बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दिया गया, रिजल्ट नहीं बोलूंगा, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, वो क्या था कि भाई व्हेन द करंट इज वेरीड द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल आल्सो चेंजेस एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब जब बेटा फ्लक्स के अंदर जब जब क्या होगा भाई? आप लोग करंट को क्या करोगे बेटा? चेंज करोगे। करंट को चेंज करोगे तो बेटा फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे आप लोग जब इंजीनियरिंग वगैरह करने जाओगे तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे खतरनाक जो आप लोगों को चैप्टर लगेगा जब इंजीनियरिंग के आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो एक सब्जेक्ट आएगा, उसको बोलते हैं ईएमएफटी। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? ईएमएफटी नाम है उस सब्जेक्ट का। और ये जो सब्जेक्ट है ना ईएमएफटी, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर बेटा हालत जो है ना वो खराब हो जाती है आपकी, है ना। हाँ, इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आती है, तो बहुत जोरदार थ्योरी होती है ना, एकदम मजा आ जाता है। पर खैर इस बारे में अभी अपन लोग क्या चर्चा करें, तुम्हें डराने का मतलब नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल होते हैं। अगर तुम्हारे पास में ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल वगैरह है ना, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर फेल होंगे, देखना। तो बेटा E की वैल्यू क्या हो गई? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और अपने पास क्या आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो मैं पहले ही आप लोगों के लिए निकाल चुका हूं। माइनस साइन का मतलब जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या है बेटा? द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज, ठीक है। ये तो अपन जानते ही हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो ऑफ करंट इन द कॉइल। क्लैरिटी है बेटा, है ना। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसको अपन लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो हमने जब एन फाई के बराबर लिखा तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एनएल। फाई क्या हो गई अपने सोलेनॉइड के लिए? जब लिखूंगा बी डॉट डी ए तो क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। तो जब इसको अपन लोग लिखने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ पर डी आई बाई डी टी से इसको चेक कराते हैं, तो हमारे पास में एल की जो अलग से वैल्यू है ना बेटा वो निकल के आ जाती है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एल, यही तो आ गया।
एन फाई की जो वैल्यू आ गई अपने पास में वो कितनी आ गई बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, और अगर हम लोग जनरल फॉर्मूले वाले फंडे को देखें तो हमने क्या लिखा था, एन फाई जो है वो किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। तो यहां से एल जो है वो किसके बराबर है, एन फाई बाई आई के बराबर है। एल किसके बराबर है बेटा, एन फाई बाई आई। अब इसमें सारी की सारी जो वैल्यू तुमने निकाली है ना उनको पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एन, बोलो एन हो गया एन इंटू एल, फाई हो गया बी डॉट डी है तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। क्या बेटा आई आई कट जाएगा, चेक कर लो, आई आई जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम जोरदार तरीके से कट जाएगा, और आपके पास में जो बचेगा असली में वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से देख लो, तो हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एल कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस पाई आर स्क्वायर को एरिया की टर्म्स के अंदर ही लिख दो तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इसमें एन आ रहा है जो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एल आ रहा है जो लेंथ है, आर आ रहा है जो बेटा रेडियस है। मतलब कि सारी की सारी एल की जो डिपेंडेंसी है वो आपकी कॉइल की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो ना तो फ्लक्स के ऊपर कर रही है ना और किसी चीज के ऊपर, करंट के ऊपर कर रही है, जैसा कि साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ए की वैल्यू भी अगर आप लोग पाई आर स्क्वायर डालते हैं तो भी अपने को कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बेटा इसी चीज को अगर आप मीडियम के अंदर जाके करने लगो तो क्या बेटा म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही। तो एज सून एज यू गो इन अ मीडियम, मीडियम के अंदर जाने पर जो हमारी बेटा एल की वैल्यू आती है वो क्या आती है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए, ये वैल्यू हो जाती है। पाई आर स्क्वायर की जगह ए ही लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखा हुआ है बेटा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। ये सब बेटा आप लोगों को पहले भी बताया था कि म्यू आर जो है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा लिखा भी हुआ है, कोई बात नहीं, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, यहीं से पता लगा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है, और इसके साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक है, यहां से ये सब चीजें अपने को पता लगती हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम एक बहुत जोरदार चीज निकालने की कोशिश करते हैं और वो होती है बेटा एनर्जी। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी वाले पार्ट को हम लोग निकालते हैं। और बेटा आप लोगों से क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड की जो वैल्यू है वो इसके अंदर हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं या कैसे निकाली जाती है, और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, है ना। इसके ऊपर खूब सारे क्या, एक तो प्रूफ आता है बेटा इसका, और प्रूफ के साथ साथ इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल जो है वो भी पूछे जाते हैं, तो उसकी आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, प्रूफ प्लस न्यूमेरिकल्स बोथ थिंग्स आर आस्क्ड, राइट। तो चलो भाई देखते हैं, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे इधर आओ, हाँ कहाँ चले गए हम लोग। ये जो बेटा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ करता था इसको अपन लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी जो चेंज इन करंट है उसको अपोज करता है। तो बेटा इसको एकदम जोरदार वाला अंडरलाइन कर लो, वन लाइन क्वेश्चन इन सीबीएसई कैन बी आस्क्ड कि उसको और क्या नाम है या बैक ईएमएफ क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ये अपोज करता है किसको, एज इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट इन अ सर्किट। ठीक है बेटा, जो भी सर्किट है उसमें करंट के चेंज को ये क्या करता है बेटा, क्या जल्दी से बोलो, ये अपोज करता है। अच्छा, ये जो अपोजिशन है ये इसी तरह का है जैसे मान ले मैं किसी चीज के ऊपर है ना बेटा फोर्स लगा रहा हूं, कोई मेरे पास में मान ले बेटा ऑब्जेक्ट है और उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या लगानी शुरू की बेटा, फोर्स मान ले मैंने लगानी शुरू की, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एफ बाय एम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू अगर इसका मास बढ़ा देगा इस वाले इस चीज के अंदर, अगर तू इसका बेटा मास इंक्रीज करेगा तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू बेटा डिक्रीज कर जाएगी, यस और नो, है ना। ये बहुत नॉर्मल है कि अगर आपका जो मास है उसकी वैल्यू आप लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इन दैट केस आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इट विल डिक्रीज। और अगर बेटा एक्सेलरेशन आपका कम हो गया, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि ऑपोजिशन हो रहा था,
तो बेसिकली मास कैन बी अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है बेटा वो किसका मेजर हो सकता है? मास कैन बी अ मेजर ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास को इनर्शिया का मेजर मानते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इट प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। हाँ, अपोज करता है ना चीजों को, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है इट प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास होता है मैकेनिक्स में। इसी कारण से बेटा वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, इस करंट को बहाने के लिए। ठीक है, इस करंट को बहाने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो बैक ईएमएफ है इसके अगेंस्ट हम लोगों को बेटा वर्क डन करना पड़ता है, और ये जो वर्क डन है ये स्टोर होता है बेटा आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो आप। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ आपके पास में बेटा नई कहानी जो है वो बन के आई है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज बता, जो अपन लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, हमने लिखा बेटा डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या आ गई बेटा, ई टाइम्स ऑफ आई आ गई, है ना भाई। डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारे पास क्या आ गई, ई टाइम्स ऑफ आई हो गई। मैंने क्या मान लिया, करंट आई किसी भी इंस्टेंट पर था, तो रेट ऑफ वर्क डन क्या लिखी बेटा मैंने, रेट ऑफ वर्क डन जो है वो लिखी है। ई की वैल्यू जो है वो क्या होती थी बेटा, एल डी आई बाई डी टी हुआ करती थी, राइट। ई की वैल्यू क्या होती थी, एल डी आई बाई डी टी। पावर की जो वैल्यू है उससे भी आप लोग कर सकते हो बेटा इसे ई स्क्वायर बाय आर से, या फिर आई स्क्वायर आर से भी आप लोग जो चीजें हैं वो सोच सकते हैं। पर क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस वगैरह हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे वर्क डन वाला जो स्टाइल है ना बेटा उसी से इस चीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बेटा, डी आई बाई डी टी वाली टर्म गई, और हमने क्या लिख लिया, डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, ई आई। समझे, जैसे ही dw बाई dt की वैल्यू को हमारे पास में ei आया, और हमने बोला कि अगर हम रेजिस्टिव लॉसेस को इग्नोर ही कर दें, क्या कर दें बेटा, इग्नोर कर दें, और सिर्फ इंडक्टिव एलिमेंट्स को ही माने कि हमारे सर्किट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए बेटा ये सब अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने बोला ना इन वाली चीजों को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, और ये सोचते हैं कि रेजिस्टिव लॉसेस तो है नहीं, और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मतलब जो इंडक्शन हो रहा था ईएमआई वाले जो इफेक्ट्स हैं उन्हीं को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो बेटा डी डब्ल्यू बाई डी टी को ई की वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, एल डी आई बाई डी टी आ जाता है, और हमारे पास में क्या बचता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। और बेटा जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं तो हमें जो वर्क डन निकालना है वो छोटा सा वर्क डन, वो तो क्या है बेटा, डी डब्ल्यू, है ना। और ये डी डब्ल्यू को बेटा जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एल आई, और आगे को क्या आ जाएगा, जल्दी से बोल, डी आई, एल आई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, डी आई, क्योंकि बेटा डी टी तो कट ही गए, ये डी टी क्या हो गए, दोनों तरफ के कट गए, तो अपने पास में क्या बचा, एल आई डी आई। ठीक है, जीरो से लेके मैक्सिमम करंट आई तक, एल आई डी आई का मतलब क्या हो गया बेटा, एल आई बाई टू, और ये स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर जो है वो आपके पास में वैल्यू निकल के आती है। जो वैल्यू आपके पास में निकल के आती है वो अल्टीमेटली क्या आती है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये आप लोगों का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बेटा करंट को एस्टैब्लिश करने में। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर गिवन होगा, द वर्क डन इज हाफ एल आई स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, दैट इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई। और कैसे बोलते हैं बेटा इसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना भाई। अब इसमें एक और बहुत जोरदार चीज होती है, सुनिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, सुनो। एल जो है इसको अपन लोग अब कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख, क्या लिख, हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना उसकी वैल्यू को लिख। तो क्या एल जो है वो यहाँ पे मास के जैसा लग रहा है तेरे को, जल्दी से देख इसको, हाफ एम वी स्क्वायर से जब तू रिलेट करेगा तो असली में एल किसके जैसा दिख रहा है तेरे को, एम मास का ही तो दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एल इज एनालॉगस टू एम, यानी कि एल इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया एंड ऑपोजेस ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। बहुत ही जोरदार बात है। एल असली में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, और ये क्या करेगा, ग्रोथ को और करंट के डिके को, दोनों को ही क्या करेगा बेटा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ग्रो हो रहा होगा तो कम करेगा, कम हो रहा होगा तो बढ़ाएगा, ये काम रहता है बेटा एल का। ठीक है, ये वाली बातें ध्यान रखें, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें तो लेंस लॉ से ही है ना। तो हम जिसके कारण आते हैं उसी को क्या करते हैं बेटा, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और वही चीजें जो है बेटा यहाँ पर एल जो है वो भी आपका कर रहा है। क्या ये वाली बात क्लियर है, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास में अगर बेटा जनरल केस आ जाए, इन करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के अंदर करंट जो है अगर वो बहता हुआ आप लोगों को मिल जाए,
तो इन दैट केस जो बेटा फ्लक्स लिंक्ड होगा विद वन कॉइल, है ना, जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, एक तो खुद के कारण और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। एक तो क्या होगा खुद के कारण और दूसरा क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो N1 जब आप लोग लिखोगे तो उसकी वैल्यू देख M11I1 प्लस M12I2, ये तो खुद के कारण हुआ और ये किसके कारण हुआ बेटा, दूसरे के कारण जो म्यूचुअल था, ठीक है। M11 रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस ड्यू टू द सेम कॉइल, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, N1 की वैल्यू लिखने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर पहली जो टर्म होगी उसके अंदर क्या होगा बेटा, सेल्फ, ठीक है, प्लस जो बेटा दूसरी टर्म होगी वो हमेशा किसकी होगी, म्यूचुअल। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखें, पहली सेल्फ और दूसरी म्यूचुअल, ठीक है। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण और दूसरी आपकी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, इस बात का खास ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। मतलब वो सेल्फ जो उसने डेवलप किया खुद के लिए, तो जब हम लोग बेटा फेराडेज लॉ को यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास जो चीज निकल के आती है वो क्या आती है, देखो E1 इज इक्वल टू माइनस M11 di1/dt माइनस M12 di2/dt, ये वाली कहानी जो है बेटा निकल के आती है ना। और M11 असली में क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस एंड इज रिटन एज L1, जो हम लोग जानते हैं, जो मैं तेरे को बता रहा था कि असली में वो सेल्फ के कारण है। इसी कारण से बेटा आप या तो इसे M लिख लो तो M11 लिखो क्योंकि सेल्फ है, और इसलिए उस सेल्फ को हम लोगों ने L बना दिया। L जैसे ही बनाया तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो कितना आया, -L/di/dt, है ना, -M/di2/dt। आप इसको M1212 के फेर से दूर हो जाओ, आप तो इसको सीधे सीधे क्या लिखो, आप तो इसको ऐसे लिखो कि भाई E1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, -L/di/dt और माइनस M/di/dt, ठीक है। ये I1 और ये I2, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट्स हैं, दोनों में क्या है बेटा, अलग अलग करंट्स की वैल्यू है, इसीलिए अपने को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई खुद के कारण कौन सी थी, दूसरे के कारण कौन सी थी। करंट की वैल्यू अगर आप लोगों ने बेटा गलत डाल दी तो फिर से बेटा यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। देख I1 I2 जो है वो दोनों वैल्यूज अलग अलग लेनी है, इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है भाई साहब। तो बस ये वाली चीज लिखते हुए आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग डरेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से सारा का सारा काम हो जाएगा।